हेलो स्टूडेंट, वाईडीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के भूगोल का तीसरा चैप्टर जल संसाधन के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। जिसमें पहला प्रश्न दिया है, नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। जिसमें पहला दिया है क नंबर, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो जो इसका उत्तर होगा जल की कमी से अप्रभावित, क्योंकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में अगर जल की थोड़ी कमी हो जाती तो उससे उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ख है अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो जिसमें अधिक वर्षा होती है और जनसंख्या भी अधिक है, लेकिन वहाँ अगर जल की कमी हो जाएगी तो लोगों को इससे जरूर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा जल की कमी से प्रभावित। ग नंबर है अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो अधिक वर्षा होती है परंतु इसका जल भी प्रदूषित अधिक होता है, तो जिसके कारण यहाँ जल की कमी से लोगों को प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसका उत्तर होगा जल की कमी से प्रभावित। घ नंबर है कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो यहाँ देखते हैं कि हम लोग जनसंख्या कम है और वर्षा भी कम है, लेकिन कम जनसंख्या होने के बावजूद कम वर्षा के कारण लोग बहुत ही सोच समझकर जल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर अगर और जल की कमी हो जाएगी तो लोगों पर जरूर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसका उत्तर होगा जल की कमी से प्रभावित। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो इसमें पहला दिया हुआ है क नंबर, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। ठीक है, यह तो बहुत अच्छी बात है। ख नंबर, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, यह भी बहुत अच्छा काम है। ग नंबर, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, यह नदी परियोजनाओं के पक्ष में नहीं है। ठीक है, और घ नंबर दिया है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, तो यह भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसका जो उत्तर होगा जो नदी परियोजनाओं के पक्ष में नहीं है वो होगा ग नंबर, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर, यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें गलती पहचानें और दोबारा लिखें। जिसमें पहला है क नंबर, शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली से जल संसाधनों का दोहन हो रहा है। ठीक है, तो जो शहरों की बढ़ती जनसंख्या है उसके कारण क्या हो रहा है, शहरों में जल संसाधनों का दोहन हो रहा है, मतलब उन्हें अधिक उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, अगला है ख नंबर, नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव रुक जाता है। ठीक है, तो नदियों पर अगर हम लोग बांध बनाते हैं तो उसका जो प्राकृतिक बहाव होता है उसका नियंत्रण हो जाता है और जो तलछट बहाव यानी जो किनारे का कटाव होता है वो भी रुक जाता है। ठीक है, अगला है हम लोग का ग नंबर, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। तो इसका जो सही उत्तर होगा गुजरात के साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्र में अधिक जलापूर्ति करने पर किसान भड़क गए थे। तो क्या हुआ कि गुजरात के जो साबरमती बेसिन है
वहाँ सूखे के दौरान क्या हुआ कि शहरी क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति की गई, जिससे वहाँ के जो किसान थे वो भड़क गए थे। ठीक है, अगला देखते हैं घ नंबर। आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण छत वर्षा जल संग्रहण की लोकप्रियता कम हो रही है। तो जो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बनाया गया उसके कारण क्या हो रहा है कि बारहमासी पेयजल मतलब हर महीने पीने के पानी मिल रहा है, जिसके कारण अब वहाँ के लोगों द्वारा छत वर्षा जल संग्रहण की लोकप्रियता कम हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो जिसमें पहला प्रश्न है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। यह प्रश्न 2011 सप्लीमेंट्री जेक बोर्ड में आ चुका है। तो इसका जो उत्तर होगा, नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात जिसका नवीकरण होता रहता है। तो नवीकरणीय संसाधन का अर्थ होता है जो हम लोग बार बार उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस परिभाषा के अनुसार जल समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों और खेतों आदि से वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। ऊपर जाकर यह वाष्प ठंडा होकर बादल बन जाते हैं और पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो क्या होता है, जो समुद्र, नदी, झील, तालाब और खेत के जो जल होते हैं वे वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाते हैं और ऊपर जाकर वे ठंडा होकर बादल बन जाते हैं और पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं। इस प्रकार जल चक्र जल को एक नवीकरणीय संसाधन बना देता है और यह जो प्रक्रिया है इसे हम लोग जल चक्र कहते हैं। और इसके चलते क्या है कि यह जल को एक नवीकरणीय संसाधन बना देता है, जिसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। यह प्रश्न 2011 एनुअल, 2012 सप्लीमेंट्री, 2016 एनुअल, 2019 एनुअल जेक बोर्ड में आ चुका है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। किसी स्थान पर लंबे समय तक जल की कमी को जल दुर्लभता कहते हैं। तो जब किसी स्थान पर बहुत लंबे समय से जल की कमी हो जाती है तो इसे हम जल दुर्लभता कहते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या। निरंतर बढ़ रही जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति पानी की उपयोगिता निरंतर कम होती जा रही है। तो जो निरंतर जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण क्या हो रहा है कि प्रति व्यक्ति पानी की उपयोगिता निरंतर कम होती जा रही है। मतलब जब जो पहले व्यक्ति के लिए जितने जल की आवश्यकता होती थी अब उससे कम जल मिल पा रही है। ठीक है, अगला है बढ़ती हुई उद्योग। बढ़ती हुई उद्योगों के कारण भी पानी की कमी हो जाती है। कई उद्योग जैसे कागज उद्योग, इस्पात उद्योग आदि में पानी की बड़ी खपत हो जाती है। ठीक है, तो जो बढ़ती हुई उद्योग है उसके कारण भी पानी की कमी हो जाती है। अगला है तीसरा नंबर, अधिक सिंचाई। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अनाज की पूर्ति के लिए अधिक कृषि की आवश्यकता हो रही है। तो जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके लिए अनाज की पूर्ति के लिए अधिक कृषि हो रही है, जिससे सिंचाई भी अधिक हो रहे हैं, जिससे जल की कमी होती जाती है। और इसके कारण क्या होता है कि जब अधिक कृषि होती है तो सिंचाई भी अधिक होती है और जिससे जल की कमी होती जाती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं शहरों का विकास। शहरों में जनसंख्या बढ़ने के कारण पानी की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण पानी की कमी हो जाती है। तो शहरों में जब जनसंख्या बढ़ने लगती है तो पानी की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, जिसके कारण पानी की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। यह प्रश्न 2010 एनुअल, 2012 एनुअल, 2015 एनुअल जेक बोर्ड में आ चुका है। तो इसका उत्तर होगा
बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियां निम्नलिखित हैं। जिसमें पहला हम लोग देखते हैं लाभ, जिसमें पहला नंबर है जल भंडारण में सहायता मिलती है। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से क्या होता है कि जल भंडारण में सहायता मिलती है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर बाढ़ रोकने में भी सहायता मिलती है, ठीक है, और जिससे बाढ़ रोकने में भी सहायता मिलती है। तीसरा हम लोग देखते हैं जल विद्युत का उत्पादन होता है और जिससे जल विद्युत का उत्पादन होता है। चौथा देखते हैं नहरों द्वारा नौका परिवहन में भी सहायता मिलती है और बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के चलते नहर बनाए जाते हैं और उन नहरों पर नौका परिवहन यानी नौका से लोग आना जाना भी करते हैं। पांचवा हम लोग देखते हैं मत्स्य पालन के लिए उत्तम क्षेत्र प्रदान करती है और जिसके कारण क्या होता है कि मछली पालने के लिए भी एक क्षेत्र मिल जाती है। इसकी हानियां हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला है नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि जो नदी प्राकृतिक रूप से निरंतर बह रही होती है उसमें बाधा पड़ती है, यानी उसे रोक दिया जाता है। दूसरा है बाढ़ के मैदान में जलाशय बनाने से वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है और उपजाऊ मिट्टी जलाशय में चली जाती है। तो क्या होता है कि जो बाढ़ के मैदान का अर्थ हुआ जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से जो मैदान बनता है वो बहुत उपजाऊ होती है और जब हम लोग जल को रोक देते हैं तो पानी उन मैदानों में चली जाती है, जिससे वहाँ के जो वनस्पति थे पेड़ पौधे वो नष्ट हो जाते हैं और वहाँ का जो मिट्टी था वो पानी में चला जाता है, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं बांधों के कारण वहाँ के अस्थायी निवासियों की आजीविका छीन जाती है और बांध बनाने से क्या होता है कि बहुत बड़े क्षेत्र पर जल विस्तृत हो जाता है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ता है और जो भी वहाँ पर अपना जीविका चलाने के लिए काम करते थे वो भी उनसे छीन जाती है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं चौथा नंबर बड़े बड़े बांध बनने से काफ़ी मात्रा में वहाँ जल जमा हो जाता है और वह स्वयं ही बाढ़ का कारण बन जाता है। तो क्या होता है कि कभी कभी बड़े बांध बनने से वहाँ काफ़ी मात्रा में जल जमा हो जाता है और वह स्वयं ही बाढ़ का कारण बन जाता है और जिसके कारण वहाँ बाढ़ आ जाती है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न 2011 एनुअल, 2017 एनुअल, 2019 एनुअल जैक बोर्ड में आ चुका है। तो इसका उत्तर होगा राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का संग्रहण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। जिसमें पहला है राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्रों में रहने वाले लोग पीने का पानी एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो जो राजस्थान है वहाँ के जो सूखे क्षेत्र हैं वहाँ के लोग पीने का पानी एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक का प्रयोग करते हैं, यानी वे छत के जल को एकत्रित करते हैं। अगला देखते हैं दूसरा खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो खेतों में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए वहाँ गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके, जिससे क्या होगा कि मिट्टी को सिंचित किया जा सके। जैसे जैसलमेर में खादिर तथा राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में जौहड़। तो ये जो खादिर और जौहड़ है वह एक प्रकार का तकनीक है जिससे जल को संग्रहित किया जाता है। तीसरा है राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते हैं। तो जो राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क माने बहुत सूखे क्षेत्र हैं जैसे बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ टैंक बनाया जाता है जिससे वे टांका भी कहते हैं, ठीक है। चौथा हम लोग देखते हैं इन क्षेत्रों में छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का प्रयोग पानी को एकत्रित करने के लिए होता है और इन सभी क्षेत्रों पर क्या होता है कि जल संग्रहण तंत्र का प्रयोग पानी को एकत्रित करने के लिए होता है, ठीक है। तथा यह सुविकसित वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा है और यह जो छत वर्षा जल संग्रहण है इसे अभी बहुत विकसित रूप
से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 5वां है हम लोग, ये टैंक घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। और ये जो टैंक है वो क्या होते हैं कि जो घरों की जो ढलवा छत है, ढलान वाले छत है, वहाँ से पाइप जुड़ी हुई रहती है। छत से वर्षा का पानी इन नालों से होकर भूमिगत टांकों तक पहुँचता है। और छत से वर्षा का पानी क्या होता है, उन पाइपों के द्वारा होते हुए टांकों तक पहुँचता है, जहाँ इसे एकत्रित किया जाता है, जहाँ पर इसे एकत्रित कर लिया जाता है। 6ठा नंबर देखते हैं हम लोग, वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग किया जाता है। तो वर्षा का जो पहला जल होता है, यानी जो पहली बारिश होती है, उस जल को छत को साफ करने और नालों को साफ करने में प्रयोग किया जाता है। उसे संग्रहित नहीं किया जाता है, उसे संग्रहित नहीं किया जाता है। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है, और इसके बाद जो वर्षा होती है उसे संग्रहण किया जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं प्रश्न, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों में कुआं, झील, तालाब, बावलियां आदि प्रमुख है। जो परंपरागत वर्षा जल संग्रहण है, जो पुरानी वर्षा जल संग्रहण है, उनमें कौन कौन सी है? कुआं, झील, तालाब, बावलियां। बावलियां एक प्रकार के कुएं होते हैं। ठीक है। आधुनिक काल में गांव में इन पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किया जा रहा है। और आधुनिक काल में मतलब इस समय भी गांव में इन पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण और भंडारण किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक विधि अत्यंत सफल है। और जो पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पर अभी भी पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की विधि अपनाई जाती है। तमिलनाडु तथा मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। और तमिलनाडु और मेघालय की जो राजधानी शिलोंग है, वहाँ पर अभी छत वर्षा जल संग्रहण बहुत प्रचलित है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। और शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण करने की व्यवस्था है। वर्षा जल को एकत्र करने के लिए पीवीसी पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए कौन सी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है? पीवीसी। छत के जल को भूमिगत पाइपों के द्वारा टैंकों, हौजों या गड्ढों तक ले जाया जाता है। और छत के जल को इन पाइपों के द्वारा टैंकों तक, हौजों तक या गड्ढों तक ले जाया जाता है। अतिरिक्त जल जमा होने पर उसे कुओं में संग्रहित कर लिया जाता है। और अतिरिक्त जल जमा होने पर क्या होता है कि उस जल को कुओं में संग्रहित किया जाता है। ठीक है। तो आज हमने वर्ग 10 के भूगोल का तीसरा चैप्टर जल संसाधन के प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।